नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर की सीरीज़ ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस समय आप हमें फेसबुक के लाइव पेज पर देख रहे हैं। रोज़ाना हम आपकी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराते हैं जो कि जिनकी फरीदाबाद शहर के लिए कहीं ना कहीं समाज हित में भागीदारी होती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं संभार्या फाउंडेशन के संस्थापक अभिषेक देसवाल जी, जो हमारे साथ इस समय बैठे हैं। नमस्कार। आप ने इनको अक्सर फरीदाबाद शहर में देखा होगा। संभार्या फाउंडेशन काफ़ी एक्टिव रहकर फरीदाबाद और फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों के लिए काम करती रही है। आप इसके साथ साथ में कलाकार भी हैं। आपने बहुत सारे मंचन फरीदाबाद में देखे होंगे, बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल्स देखे होंगे जो कि अभिषेक देसवाल जी द्वारा फरीदाबाद के सेक्टर 12 कन्वेंशन हॉल में कराए जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि ये जिला प्रशासन के साथ भी काम करते हैं और कई मंचनों पर ये मंच संचालन भी ये करते हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि उनकी संभार्या फाउंडेशन और वो व्यक्तिगत रूप से लोगों की किस तरह सेवा कर रहे हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम रोजाना किसी न किसी आप जैसे समाज सेवी को लोगों से रूबरू करवाएं, ताकि उनको पता चले कि शहर में कौन कौन लोग किस तरह का काम कर रहे हैं और किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस समय, सभी लोग, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, सभी इस चीज़ से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और हम सब की भी कोशिश, हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आप जैसे लोगों को मिलवाएं, और आप लोग भी ज़मीनी स्तर पर बहुत लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आप किस तरह की आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और कैसे वो चल रहा है, और जिला प्रशासन के साथ में भी आप कुछ टाई अप है क्या आपका? पिछले साल मार्च से ये बीमारी जो हमने सुनी कोविड-19 जी, और अब तक लोग उससे उभर नहीं पाए थे, और दोबारा इसकी जो सेकंड वेव यहाँ आई जी, तो दोबारा से लोगों की कमर तोड़ के इस बीमारी ने रख दी है। जिला प्रशासन भी दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है जी। तो मैं तो शायद क्या ही काम कर पा रहा हूँ, लेकिन जो जिला प्रशासन के साथ हमारे शहर की और भी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं जी, सब अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं। और बात की जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो कोशिश रहती है कि कोई भी ज़रूरतमंद हमारी नोटिस में आए, कोई हमसे संपर्क करे तो उसकी हर संभव हम कोशिश रहती है कि हर संभव उसकी मदद करें जी। अभी पिछले कुछ दिनों में जो दो चीज़ें बहुत बड़ी थी जो लोगों को समस्याएं आ रही थी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दूसरा हॉस्पिटल्स में कोई बेड नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में देखा गया कि नेता भी इस चीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो और प्रशासन भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। एकदम से बीमारी ने जो अपना भयंकर रूप लिया, जो संक्रमण का जो एक विस्तार था वो काफ़ी तेज़ी से हुआ, बहुत से लोगों को अपनी चपेट में लिया जी। मैं खुद भी पिछले महीने पॉजिटिव था जी। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से ठीक हुआ। तो अभी जो कोशिश है, मैं जिला प्रशासन के साथ ये काम कर रहा हूँ, जो ऑक्सीजन डिलीवरीज की जो एक मैकेनिज्म बनाया है, उस मैकेनिज्म में मैं शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ कि किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए हमें लोगों को बुलाना है, किस तरीके से भरवानी है ताकि मारामारी खत्म हो जी। तो आज आप देखेंगे, आज इस महीने के स्टार्टिंग में जब आप देखते हैं 1 तारीख को, तो 700-800 लोगों की लाइन बिल्कुल एजेंसीज के बाहर लगी रहती थी। और मैंने करीबन पिछले महीने की 29 या 30 तारीख से प्रशासन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया जी। हमारे यशपाल यादव जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर, बहुत ही चुस्त दिमाग के इंसान हैं और बहुत ही एक अच्छे प्रशासक हैं जी। अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने बात करी और एक तरीका निकाला किस तरीके इसको कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरों को लाइन से निकालने की थी, जिसके लिए शुरुआती दिनों में मैं एक मॉनिटरिंग टीम में रहा। मैंने देखा कि कहाँ कौन कौन से लोग खड़े होते हैं, बारीकी से हर किसी का चेहरा याद करना मास्क के अंदर जी। और 3 दिन के अंदर अंदर ये बात समझ में आ गई कि करीबन उस लाइन में 70 से 80 लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सिलेंडर भरवा के लेके जाते हैं, जमा करते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। तो उन लोगों की तहकीकात करवाई पुलिस के साथ मिलके, तो पता लगा कि वो लोग गलत तरीके से ही सिलेंडर भरवाते हैं जी। तो शुरुआती दौर में उस तरीके में था। फिर YMCA ने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया, एक गूगल फॉर्म लॉन्च किया, तो उसकी बैक एंड पे YMCA की टीम के साथ मैं मॉनिटरिंग में था। और उसके बाद अभी जब जो ये YMCA का कॉन्सेप्ट था, जिला प्रशासन का कॉन्सेप्ट था, इसको हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, चंडीगढ़ हमारे मंत्रालयों ने उसको देखा, समझा और उसको स्टेट लेवल पर लॉन्च कर दिया जी। जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि आप जाओ, आधे घंटे में आपको रिफिल होके मिल जाएगा सिलेंडर। आप चाहते हैं मैं सिलेंडर लेने नहीं जाना चाहता, मुझे आराम से मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, तो आज लोगों के घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है जी। तो इसकी भी मॉनिटरिंग और सारी देखरेख, सुपरविजन कहीं ना कहीं उसमें शामिल रहता हूँ।
और जो दूसरा काम चल रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, मान लीजिए जी फेस शील्ड है, मास्क है, सैनिटाइजर है। आज भी हम रेड क्रॉस का जो कोविड केयर सेंटर है जी वहाँ पे फेस शील्ड्स लेके आए हैं। ओके और ग्रामीण क्षेत्र में जो आइसोलेशन सेंटर्स चल रहे हैं, हाँ। तो वहाँ भी लोगों के साथ बात करना, किस तरीके से उनको काम करना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की पालने करनी है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम वो भी कर रहे हैं। जी तो अभी जो बेसिक चल रहा है, यही चल रहा है कि लोगों को जल्द से जल्द जो सामान उनको चाहिए वो मुहैया करवा सकें। अभिषेक जी, जैसे कि अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी ऑक्सीजन और इन सब चीज़ों की थोड़ी सी किल्लत कम हो गई है, क्योंकि एक प्रोसीजर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बनाया गया ताकि लोगों तक वो आसानी से उसका आदान प्रदान हो सके। अभी ये देखा जा रहा है कि जो फरीदाबाद जिले के गाँव हैं, अब उन गाँव में कोरोना ने अपना काफ़ी विकराल रूप उधर भी ले लिया है और उधर बहुत सारे केसेज आजकल निकल के आ रहे हैं। तो उन लोगों को, उन लोग देखा जाए तो लोगों की लापरवाही की वजह से ये वहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँची, तो उनको ये जागरूक करने के लिए भी कोई अभियान आपकी तरफ से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 100 गांव हमने चिन्हित करे हैं जिनमें कोरोना के संक्रमण के केसेज हैं। एक किसी में 1-1, 2-2 हैं, किसी में बहुत सारे केसेज हैं। कई गाँव तो ऐसे हैं जिनमें 8-8, 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जी। तो सभी गांवों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर, खंड विकास पंचायत अधिकारियों के साथ मिलकर, और जिसमें NHPC कंपनी ने हमें अच्छा खासा सपोर्ट किया है जी। जिला प्रशासन इस समय दूसरी चीज़ों में व्यस्त है जी। तो जिला प्रशासन ने भी पूरी जिम्मेदारी सौंपी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो जागरूकता अभियान उसे चलाएं। तो अपनी साथी संस्थाओं के साथ, जैसे सोनू नवचेतना फाउंडेशन, जज्बा फाउंडेशन जी। और हमारी संस्था संभारे फाउंडेशन, और 2 एक संस्थाएं और हैं, जैसे एक NGO गुरुकुल है जो NGOs को एक संभालने का काम करती है जी। उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग 100 गांवों में हम नुक्कड़ नाटक, स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के द्वारा अनाउंसमेंट, इस तरीके का जागरूकता अभियान वहाँ चलाया जा रहा है। जी। तो अभी जो रेड क्रॉस ने सभी NGOs को जो एक जो वॉलेंटरी ड्यूटी उनकी लगाई थी, तो क्या आप भी उसमें कुछ काम कर रहे हैं? मैं देखिए, रेड क्रॉस के साथ तो अलग अलग लेवल पे कभी ना कभी काम करने का मौका मिलता है जी। बट अभी जो ऑक्सीजन का मैकेनिज्म है, मैं बेसिकली तो ऑक्सीजन वाले पार्ट से जुड़ा हूँ जी। तो उसे हमारे ADC और IAS अपराजिता मैम जो SDM बल्लभगढ़ हैं वो उसे देख रहे हैं। तो डायरेक्टली उनको हम रिपोर्ट करते हैं जो हमें समस्याएं आती हैं, किसी चीज़ को बदलना है या किसी चीज़ को ठीक करना है जी। तो डायरेक्टली हम उनसे बात करते हैं। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ही अब ऑक्सीजन को संभाल रहे हैं। वैसे तो कहा जाए कि रेड क्रॉस की पूरी टीम बैक एंड पे बैठी है, जो टोकन्स आते हैं उनका अप्रूवल रिजेक्शन रेड क्रॉस करता है जी। लेकिन जो डिलीवरी ठीक से हो पाए उसकी कहीं ना कहीं देखरेख और बाकी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को संभालनी पड़ती है, जिसमें से हम भी कुछ संभाल रहे हैं। जी। अभिषेक जी, आप खुद एक कलाकार भी हैं और पिछली बार भी इस आवाज़ को आप लोगों ने उठाया था कि भाई इस समय एक तो रोजगार वैसे ही सब लोगों का ख़त्म हो गया और कलाकार के पास सिर्फ एक वही होता है कि वो एक नाटक का मंचन करे जिससे वो अपना निर्वाह करता है। तो इस समय आप कलाकारों के लिए कुछ ऐसी कोई आवाज़ उठाई या कोई सरकार की तरफ से कलाकारों को कोई मदद मिल पाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कलाकार भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी खुद की रीढ़ की हड्डी है जी, हम उसे टूटने ना दें। हम हमेशा सरकारों के चाटुकार बन जाते हैं, सरकार जब भी बुलाती है हम उनका गाना बजाने के लिए चले जाते हैं जी। और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था कोविड रिलीफ के लिए जी। उसमें कलाकारों की कोई जगह नहीं थी। बहुत आहत हुए थे हम उस बात से कि जब आपको ज़रूरत होती है मनोरंजन की, भारतीय संस्कृति के रंग दिखाने की, मेहमानों को खुश करने की, तो आप कलाकारों को बुलाते हैं। अपनी रैलियों को संभालने की बात होती है तो आप कलाकारों को बुलाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे समय में जब आपने रेहड़ी वालों को, पटरी विक्रेताओं को और दुकानदारों को, छोटे बिजनेसमैन को, सबके बारे में सोचा, तो वहीं एक छोटी सी श्रेणी हमारी कलाकारों की भी है जी। हम मानते हैं कि हम उतने जरूरी नहीं है कि जितना खाना पीना जरूरी जी, लेकिन हम वो काम भी करते हैं जब आदमी स्ट्रेस में होता है, जब आदमी थका हुआ होता है तो कला, या तो कोई पेंटिंग करना पसंद करता है, म्यूजिक सुनना पसंद करता है, डांस करना पसंद करता है जी। तो हम भी कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपना योगदान समाज के लिए देते हैं, तो जरूर हमारे बारे में भी सोचा जाना चाहिए था जी। पिछले साल भी मेरी इस बारे में सीधी अपने मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा जी। और अभी भी पूरे हरियाणा के कलाकारों ने एक मुहिम चलाई हुई है कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर भेजे जा रहे हैं कि जिसमें कलाकारों को भी पेंशन का प्रावधान वो शुरू करें। खासतौर से ऐसे वक्त में जब वो हमारे, अगर हम बड़े कलाकारों की बात करें तो बड़े कलाकार एक बारी में उतना पैसा कमा लाते हैं जितना छोटा कलाकार साल भर में कमाता है जी। रोज या हमारे ढोलक वाले, हारमोनियम वाले, बेंजो वाले या फिर बीन नगाड़ा पार्टी, ये लोग वो हैं जो रोज जाके कला दिखाते थे और पैसा कमा के लाते थे। लॉकडाउन के दौरान पिछले साल भी 5-6 महीने तक सारे कला संबंधित कार्यक्रम बंद रहे और इस साल भी लगभग इस महीने में भी पिछले से हुए नहीं, लास्ट
संभारे थे। लास्ट आपका एक फेस्टिवल हुआ था, वो भी बिल्कुल मार्जिन पे ही हुआ था। ऑर्डर्स आ चुके थे लास्ट वाले दिन की अब उसे नहीं होना है। तो शुक्र है जिला प्रशासन का, उन्होंने थोड़ा सा हमें सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। और उसके तहत हमने एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा नहीं करी, वरना हम अच्छी खासी एडवर्टाइजमेमेंट करके पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित करते हैं। बस यह है कि कलाकारों को एक बार दोबारा मंच मिले, इसके लिए वो कोशिश थी और दोबारा आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने दोबारा से अपनी संस्था की तरफ से हेल्पलाइन नंबर निकाले थे कि किसी भी कलाकार भाई को मेरे क्षेत्र में ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की, दवाई गोलियों की, खाने पीने से संबंधित, तो वो संपर्क कर सकता है। पिछले साल भी इस तरीके का एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया था, जिसमें लगभग 450 कलाकारों को पूरे हरियाणा भर में हमने राशन पहुँचाया था। बहुत बढ़िया। जिसमें से करीबन 70 कलाकार हमारे पलवल, फरीदाबाद और मेवात के थे। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10, 20-20 कलाकार थे। अभिषेक जी, एक जब आपका लास्ट मंचन हुआ था, जो थिएटर फेस्टिवल हुआ था, उसमें एक बात और कही गई थी कि उत्तराखंड में जो वो विपदा आई थी उसमें आप लगभग 1 करोड़ बीज रोपण करने का आपने एक मुहिम चलाई थी। तो उस मुहिम पे कुछ काम हो रहा है अभी? सर, उस मुहिम पे हम अपना बैकग्राउंड का सारा काम कर चुके थे जी, लेकिन हमारी मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब इस समय इस आपदा से निपटने में लगी हुई हैं। और हमारी फौज का एक टेरिटोरियल आर्मी करके एक डिपार्टमेंट होता है, एक महकमा होता है जिस तरीके से, तो उनसे हमारी बात हुई थी उत्तराखंड में जाके और उन्होंने पूरा आश्वासन हमें दिया था उत्तराखंड की जहाँ जहाँ उनकी यूनिट्स काम करती हैं वो यूनिट्स हमारे साथ, हमारा एक MOU भी साइन हो गया था और वो सारा बैकग्राउंड का वर्क हमारा शुरू हो गया है। बीज का कलेक्शन भी हमने कुछ चालू कर दिया था, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा कि हम अलग अलग जगह जाके बीज इकट्ठा करें। जी। अब आज के ज़माने में बात आसान है कि मैं एक बड़ा स्पॉन्सर जोड़ूं और इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रोजेक्ट को मैं लेके जाऊं, उसको प्रमोट कर दूं, मुझे बीज का पैसा भी मिल जाएगा, मैं बीज लगा भी आऊँगा। लेकिन हमारी कोशिश थी कि जन भागीदारी इसमें हो। हर डिस्ट्रिक्ट से कम 50 से 100 लोग ऐसे हों जो वहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट से हमें बीज दे रहे हैं। तो वो हमारी कोशिश थी और जब तक हमारी वो कोशिश पूरी नहीं हो जाती हम बीज वहाँ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ भावनाएं भी जुड़ें। पेड़ ही पेड़ ना लगे, लोगों की भावनाएं भी जुड़ें। हर लोगों को पता चले कि हमारे ज़िले से भी इतने बीज गए थे, हमारे ज़िले से इतने बीज गए थे जो वहाँ आज पेड़ बन गए हैं। तो एक भावनात्मक रूप से भी इस मुहिम को चलाना था। तो जिस वजह से हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि कोरोना रुके और फिर रफ्तार से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अभिषेक जी, जैसे कि बहुत सारी संस्थाओं को मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कोई मास्क के लिए काम कर रहा है, मास्क, सैनिटाइजर हो गए, और कुछ लोग भोजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कुछ टिफ़िन सर्विस इस तरह की। तो आप भी कुछ ऐसे कोविड पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसी सेवाएं दे रहे हैं? देखिए सर, मैं जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो काम करता हुआ अच्छा लगता है। जी। अब दवाई गोलियों की बात है, किसी को ज़रूरत है तो हम उस तक दवाई गोली पहुँचा देते हैं। फ्रंटलाइंस वर्कर्स को जहां उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो PSC चल रही हैं उन पे किसी सामान की एट ए टाइम ख़त्म हो गया है, ज़रूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो वहाँ पहुँचा कर आते हैं। और बहुत सारी संस्थाएं पहले ही बहुत काम कर रही हैं तो उसमें, और मुझे लगता है कि उन लोगों का हमें सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए अपना शुरू करने की बजाय। जी। अभिषेक जी, एक आजकल एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है, कई सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि जो वैक्सीनेशन पर जो काम होना था वो अभी पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है और लोग रजिस्ट्रेशन तो करते हैं कोविन पे या आरोग्य सेतु ऐप पे, लेकिन उनको डेट नहीं मिल पा रही है और उसमें सेंटर्स भी आते हैं लेकिन वो स्लॉट फुल उनको मिलते हैं। तो क्या कभी इस चीज़ को लेकर आपने जिला प्रशासन के साथ में कोई ऐसा डिस्कशन किया कि इसमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें समय समय पर DC साहब से जब भी वार्तालाप होती है तो इस विषय में जरूर लाया जाता है। CMO साहब के साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ था। जी। डिप्टी CMO शौकन जी, उनसे भी इस बारे में डिस्कशन हुआ था, जो सारा वैक्सीनेशन ड्राइव देखते हैं। जी। अब देखिए सर, सबसे पहले मैं कहूँगा, हम जो जनता है हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हम पागल इंसान हैं। क्योंकि जब वैक्सीनेशन हमारे पास बहुत बल्क में थी तब हम लोग डर रहे थे, अपने भारत की वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। जी। आज जब हमें अपनी जान का खतरा लगा तो हम सबको आज वैक्सीन चाहिए। और पूरे संसार की पॉपुलेशन एक तरफ रख दें, भारत की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन एक तरफ रख दें तो पलड़ा सेम है। जी। तो अब इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री को मैनेज करने के लिए वक्त लगता है। जी बिल्कुल। और हम लोग सरकार को गालियां देना बहुत आसान समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी कभी समझते नहीं। जब वैक्सीनेशन के लिए चिल्ला के सरकारें कह रही थी वैक्सीनेशन लगवाएं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट, होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े कैंप्स भी लोग बड़े कैंप्स लगवाए थे। तो जब लोगों को ये था नहीं यार कुछ हो जाएगा हम नहीं लगवा रहे, नहीं कुछ हो जाएगा हम नहीं लगवा रहे, और आज फिर सभी को वैक्सीन चाहिए, तो ये बात हमें खुद ही समझनी चाहिए कि जब वैक्सीन थी तब हम लोग पीछे हट गए थे, और आज जब वैक्सीन हमारी गलती की वजह से शॉर्ट में आ गई है, क्योंकि सब जहाँ 10 प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही है जी,
और हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। बिल्कुल। वैक्सीन जो 8 महीने पहले बनी थी वो ख़राब हो चुकी, अगर हम उसको समय रहते लगवा लेते तो डोज बन जाती और हमारे काम आ जाती जी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने का एक दिन का खेल नहीं है जी। पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग लगा के एक कंपनी को स्टैब्लिश करने में सालों लग जाते हैं जी। तो आज वो कहें कि सबके लिए वैक्सीन मिल जाए तो ये असंभव है। हमें अपने आप को थोड़ा प्रिवेंशन करना पड़ेगा, मास्क सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी। और सरकारें पागल नहीं हैं, सरकारें ये नहीं चाहती कि देश की जनता परेशान हो। ठीक है, काम कई बार देरी से होते हैं, उसमें किसी एक इंसान की गलती नहीं होती, उसमें पूरा एक सिस्टम होता है, उसको चलाना होता है, पूरा एक सिस्टम को चलाना होता है, जिसमें सबसे अहम भागीदारी होती है जनता की। बिल्कुल। जनता डिमांड रखेगी, प्रोडक्शन आएगी। जनता डिमांड ही नहीं रखेगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे आप मान के चलें, एक फेबी फ्लू नाम का एक टैबलेट थी शायद कोई बीमारी में जो यूज हो रही है जी। तो पिछले 4 महीने मतलब मार्च से पहले बात करें तो उसकी डिमांड ही नहीं थी, लोगों ने लेना ही बंद कर दिया था, कोरोना का नहीं था तो उन लोगों ने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, यूनिट्स बंद कर दी और एकदम से उसकी डिमांड आ गई। फिर लोग सोचने लगे काला बाजारी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, लेकिन हम कभी ये नहीं समझते कि चीज़ को बनाने में वक्त लगता है। जी बिल्कुल। तो अभिषेक जी, कई सारी बातें आपसे हुई, तो मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई व्हाट्सएप ग्रुप, किस तरह से लोग आपसे संपर्क करते हैं, आप कैसे उनको रीच करते हैं? देखिए, मैं फेसबुक के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमेशा जनता तक अपना संदेश पहुंचाना जरूरी समझता हूं। तो पिछले साल भी अलग अलग अखबारों ने हमारे नंबर को लॉन्च किया था, जो कि 90 50 88 18 88 है जी। खासतौर से मैं कलाकारों के लिए काम करता हूँ जी, खुद कलाकार हूँ, तो कला क्षेत्र से बहुत मेरा लगाव है। तो अब भी वो नंबर चालू है, किसी भी कलाकार भाई को मेरे क्षेत्र में जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक अगर किसी भी कलाकार भाई को ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो बेहिचक वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई हमारा साथ देना दे, हमें एक दूसरे का साथ जरूर देना होगा। बिल्कुल। और आज भी वो नंबर चालू है, वो नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके माध्यम से, 90 50 88 18 88 9050 88 1888। कोई भी समस्या है, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, या ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में कोई कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, या खाली सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करके आपको मदद पहुंचाएं, ये हमारा पहला उद्देश्य है। अभिषेक जी, कोविड महामारी को लेकर आप दर्शकों से कोई अपील करना चाहें, कोई अपनी तरफ से संदेश देना चाहें, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आपको सारी चीज़ों से आप अवगत हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, पिछले साल जून में भी मुझे कोरोना हुआ था, उसके बाद मैं एक बार ही प्लाज्मा दे पाया था, उसके बाद एंटीबॉडीज़ कम हो गई थी और इस साल मुझे दोबारा कोरोना हुआ था और उम्मीद है कि इस बार अच्छी एंटीबॉडीज़ बने और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा दे पाऊँ। तो सबसे पहले तो अपील मेरी उन सभी कोरोना वीरों से जो कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं कि आप प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की ज़िंदगी बचाएं। और दूसरी चीज़, जो लोग कोरोना से अभी बचे हुए हैं वो बचे रहें, मास्क 2 पहने मास्क, ताकि आप सुरक्षित रहें। घर में घुसने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने कपड़ों को बाहर ही उतार कर घर में घुसें, मतलब अंदर अपने कमरे में उन कपड़ों को ना लेकर जाएं, और साथ ही बार बार सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को धोते रहें। और सबसे ज़रूरी, जो कोरोना संक्रमित इस वक्त घर के आइसोलेशन में है, वो खाना पीना किसी भी कीमत पर ना छोड़ें जी, क्योंकि इम्यून सिस्टम को हमारी डाइट ही ठीक करती है। बिल्कुल। और अच्छा खाएं, फ्रूट्स खाएं, अलग अलग फ्रूट्स खाएं, और देसी डाइट जो हमारी सदा से चलती आई है मक्खन घी की, उस डाइट को लेना ना छोड़ें जी, क्योंकि मक्खन में आयरन बहुत होता है और मक्खन इतना, लोग अक्सर कहते हैं कि फैटी होता है, मक्खन डायरेक्टली फैटी नहीं होता है। फैटी मक्खन जब बनता है जब हम उसको घी उबाल कर बनाते हैं जी, क्योंकि अगर मक्खन फैटी होता तो कृष्णा जी स्लिम ट्रिम कभी दिखते नहीं, वो अच्छे खासे मोटे ही दिखते। तो आप सुन रहे थे अभिषेक देशवाल जी को, बहुत ही कम आयु में ये समाज सेवा में उतर गए और खुद कलाकार भी हैं और कलाकारों के लिए बहुत इन्होंने काम किया है। और फरीदाबाद में भी आपने देखा होगा, अक्सर इन्होंने थिएटर फेस्टिवल के माध्यम से और कलाकारों के लिए बहुत सा काम किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज उन्होंने बताई, तो इनके थ्रू आप किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं, चाहे वो कलाकारों को कोई दवाइयों की ज़रूरत हो या कोविशील्ड, जो इन्होंने बताया कि फेस शील्ड की अगर आपको ज़रूरत है, या इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आजकल गांव जाकर ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की लापरवाही की वजह से आज वहाँ पर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तो आप सभी सतर्क रहिए, कोशिश करिए कि कोरोना के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क इत्यादि का प्रयोग करें, ताकि ये जो
फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो आप सभी के लिए एक समाज में एक सड़कों पर उतर कर आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि इनकी मेहनत सफल हो पाए। तो अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ये इनकी मेहनत सफल हो पाएगी। तो इसी तरह से आगे भी हम किसी न किसी समाज सेवी के साथ फिर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे रूबरू कराएंगे। और आप आज के इस लाइव सेशन को देखकर अपने सुझाव या जो भी आपको मदद चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अभिषेक देशवाल जी से सीधा आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए मुझे दे इजाजत। कल फिर से किसी न किसी के साथ आपके साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।